अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है 4th ईयर का चैप्टर 1 लेक्चर 2। इसमें आज हम पढ़ेंगे टाइम शेयरिंग। इन बैच सिस्टम द यूज़र कांट इंटरेक्ट विद द जॉब व्हेन इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड. It means that all possible problems must be anticipated beforehand, as the user can't make corrections during execution. It becomes very difficult when a program has to go through many phases such as compilation, linking, etc. हमने पढ़ा था कि बैच सिस्टम में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर जॉब्स को इकट्ठा करके ऑपरेटर को पास किया जाता है पंच कार्ड की फॉर्म में या कार्ड रीडर की फॉर्म में, और फिर ऑपरेटर उनको आगे पास करता है। इसमें जो यूज़र का मशीन के साथ इंटरेक्शन था वो डायरेक्टली बिल्कुल नहीं था, यानी यूज़र ने एक दफ़ा वो चीज़ पास कर दी, उसके बाद जो है वो मशीन ने उसको आगे जैसे एग्जीक्यूट करवाना है। लेकिन जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है, अब हम उसमें थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कि हमारे पास जो बैच सिस्टम था उसमें अगर कोई एरर आ जाती थी, कोड में कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, तो यूज़र को नहीं पता होता था कि कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। It may be difficult to define what to do if a particular phase fails. अगर किसी भी फेज़ पे जाके फेलियर आता है तो यूज़र के लिए ये डिटेक्ट करना मुश्किल था कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई। Another problem is that the debugging of a program. डिबगिंग क्या होती है? बग्स को फाइंड आउट करना, एरर्स को फाइंड आउट करना किसी कोड में से। All debugging is static. स्टैटिक मीन्स के डिबगिंग जो है वो रन टाइम पे नहीं हो सकती थी। जब प्रोग्राम रन हो रहा था, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस दौरान कोई चेंजेस नहीं ला सकते। द ओनली इन्फॉर्मेशन टू फाइंड आउट इज़ वाई द प्रोग्राम इज़ गिविंग इनकरेक्ट इन आउटपुट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन। यूज़र को बस ये एक वो प्रॉम्प्ट आ जाती थी, एक उसके सामने एक मैसेज आ जाता था कि आपके प्रोग्राम में ये एरर आ रही है। टाइम शेयरिंग वॉज इंट्रोड्यूस टू मेक कंप्यूटर सिस्टम मोर इंटरेक्टिव. इंट्रैक्शन यानी यूज़र का मशीन के साथ इंट्रैक्शन जो है वो इसमें अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। CPU इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स दैट इज़ शेयर्ड. जो सारा काम हो रहा होता है, हमने जो ये सारी ग्रुपिंग पढ़ी, बैच सिस्टम पढ़ा, टाइम शेयरिंग पढ़ा, तो इसमें जो बेसिक कंपटीशन हो रहा होता है वो किस चीज़ के लिए हो रहा होता है? वो CPU का टाइम गेन करने के लिए हो रहा होता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन किसने करनी है? CPU ने. Each job gets CPU for a small amount of time. When the allocated time period for a job is used, the next job in line is allocated CPU. क्या होता है कि टाइम शेयरिंग में टाइम के छोटे छोटे स्लाइसेस बना दिए जाते हैं। जैसे अगर मेरे पास 4 जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कितनी जॉब्स हैं? जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 और जॉब 4। तो मैं हर जॉब को 2 सेकंड्स अलॉट कर देती हूँ कि 2 सेकंड्स जो है जो फर्स्ट जॉब है उसने गेन करने हैं, फिर अगले नेक्स्ट जो 2 सेकंड्स हैं वो अगली जॉब ने गेन करने हैं, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड जॉब थर्ड ने, नेक्स्ट 2 सेकंड जॉब 4 ने. The switching between jobs occurs very frequently. It allows the user to interact with the job as it is running. अब एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ स्विचिंग, यानी जॉब 1 से कंट्रोल का मूव कर जाना जॉब 2 की तरफ, तो वो बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा होता है। यूज़र को वो अलाउ करता है कि यूज़र जॉब के साथ इंटरेक्ट कर सके जब जॉब रन कर रही हो. Operating system should enable the user to interact with jobs that are executing. The communication usually occurs via keyboard. The user gets a prompt to enter commands. यानी यूज़र का जो इंट्रैक्शन होता है वो जॉब्स जब एग्जीक्यूट हो रही हैं, जॉब जब रन हो रही होती हैं, तो उसके दौरान यूज़र का इंट्रैक्शन मशीन के साथ होता है। और वो किस के थ्रू होता है? ज़ाहिर बात है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू होगा, और इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं? माउस या कीबोर्ड. तो इसमें ज़्यादा इंट्रैक्शन किस डिवाइस के थ्रू होता है? वो है कीबोर्ड. और प्रॉम्प्ट का मीन इसमें होता है, प्रॉम्प्ट होता है कि यानी क्वेश्चन किया जाना. द यूज़र गेट्स अ प्रॉम्प्ट टू इंटर commands. The user must know the state of the job in order to enter relevant commands. The output of a job is usually presented on a monitor. Input किसके थ्रू होता है? कीबोर्ड के थ्रू. कीबोर्ड के थ्रू जो चीज़ इनपुट की जाती है वो प्रॉम्प्ट की फॉर्म में शो होती है, और जो आंसर या जो हमारे पास आउटपुट उस चीज़ का होता है वो कहाँ पे शो होता है? मॉनिटर की स्क्रीन पे. Generally, the commands given by the user take very little time to execute. The control returns to command line after finishing a command. यानी फर्स्ट टाइम जब प्रॉम्प्ट आएगी, यूज़र उसमें कोई भी कमांड कीबोर्ड के थ्रू इंटर करेगा, तो जब वो एग्जीक्यूट होकर उसका आंसर आ जाएगा, आउटपुट उसकी डिस्प्ले हो जाएगी, तो उसके बाद दोबारा से जो प्रॉम्प्ट है वो रेडी हो जाएगी यूज़र से अगली इनपुट लेने के लिए. It displays a prompt to indicate that the system is ready to execute another कमांड, कि यूज़र आप जो है वो न्यू कमांड उसमें इंटर कर दे.
अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट की जो एक डायग्राम है वो इस तरह की होती है। कमांड प्रॉम्प्ट आप ऑपरेटिंग सिस्टम की जब प्रैक्टिकल करोगे ना तो उसमें CLI आप अपनी उस पर कंप्यूटर की जो स्टार्ट का बटन जहाँ पे होता है ना वहाँ पे आप CLI उसमें लिखोगे तो वो कमांड लाइन इंटरफेस शो होगा। कमांड लाइन इंटरफेस इस तरह का होता है जिसमें ब्लैक स्क्रीन होती है और उसके ऊपर वाइट कलर की कमांड्स होती हैं। अब इन कमांड्स में आप कोई भी जैसे आपको इसमें 6 लाइन है इसकी, इसमें लिखा हुआ है C:/dir। तो dir जो होता है वो डायरेक्टरी के लिए एक कमांड होती है, डायरेक्टरी। अब इसने C जो ड्राइव थी हमारी कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर पे आप अपने जाओगे ना तो वहाँ पे डिफरेंट ड्राइव्स बनी होती हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव। तो यहाँ पे अभी जो पाथ शो हो रहा है वो C ड्राइव का शो हो रहा है, तो C ड्राइव की डायरेक्टरी शो हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि C ड्राइव के अंदर डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स हैं, तो वो पूरा उसने एक ओवरव्यू शो कर दिया। तो इस तरह की कमांड प्रॉम्प्ट होती है, इसमें आप जो भी चीज़ एंटर करते हो, अब आपकी उसने डायरेक्टरी पूरी शो की और उसके बाद बिल्कुल लास्ट पे पेज के आपको नज़र आ रहा होगा C:/ कि दोबारा से जो है वो प्रॉम्प्ट रेडी हो चुका है यूज़र से क्वेश्चन करने के लिए। तो ये हो गया हमारा टाइम शेयरिंग सिस्टम। अब इसकी एक डायग्राम है जिसमें डिफरेंट यूज़र का इंटरेक्शन दिखाया जा रहा है मशीन के साथ। वो किस चीज़ का टाइम गेन करने के लिए, बेसिक उनका जो गोल है, जो आपको सर्कल में एक चीज़ नज़र आ रही है वो है CPU। डिफरेंट यूज़र्स हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 अप टू सो ऑन यूज़र 6 तक। तो अभी इस टाइम जो एक्टिव लिंक है हमारे पास वो यूज़र 5 है जिसको CPU अलॉट हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल उसने अपने 2 सेकंड्स जो हैं वो अभी उनको गेन कर रहा है। जैसे ही यूज़र 5 के 2 सेकंड्स कंप्लीट होंगे तो कंट्रोल जो है वो यूज़र 6 के पास चला जाएगा। वो 2 सेकंड्स कंप्लीट करेगा तो उसके बाद जो कंट्रोल है वो वापस यूज़र 1 के पास, फिर यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5, यूज़र 6, फिर यूज़र 1। तो इस तरह एक राउंड रोबन इसको टेक्निक बोलते हैं। सर्कल में जो है वो टाइम स्लाइस चलता रहता है और जिस प्रोसेस का जो टाइम है वो जैसे ख़त्म होता है तो वो अगले वाले को कंट्रोल चला जाता है। और इसमें जो प्रोसेस अपने टास्क कंप्लीट कर चुका होता है तो उसको बीच में से स्किप कर देते हैं और फिर बाकियों में जो है वो सर्कल में जो है कंट्रोल मूव करता रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम। आपकी बुक में अगला जो टॉपिक है वो है टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग इज़ अ मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेस एंड इंटरेक्टिव सिस्टम। मल्टी यूज़र यानी बहुत सारे यूज़र इसमें इंटरेक्शन कर सकते हैं, और मल्टी प्रोसेस बहुत सारे यूज़र्स अपने अपने, हर यूज़र का अपना एक प्रोसेस होगा। तो जैसे 3 यूज़र्स है मेरे पास, उनके पास 3 प्रोसेसेस हैं जिनको उन्होंने कंप्लीट करवाना है। तो उस तरह का जो एक होगा ना एनवायरनमेंट, उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम। इट अलाउज़ मल्टीपल यूज़र्स टू शेयर कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली होता है कि एक ही वक्त में वो कंप्यूटर को शेयर कर रहे होते हैं मल्टीपल यूज़र्स। इट इज़ यूज्ड व्हेन सेवरल यूज़र्स आर लिंक्ड थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स टू अ सिंगल कंप्यूटर। अब जो यूज़र्स हैं वो फिज़िकली डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं और वो एक कंप्यूटर को शेयर कर रहे होते हैं। एक कंप्यूटर पे वो अपने अपने प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। किसके थ्रू? जब वो किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होंगे, यानी इंटरनेट के थ्रू कोई ना कोई नेटवर्क होगा जिसके थ्रू वो आपस में कनेक्टेड होंगे। The computer first work on one user's task for a fraction of time. थोड़ी देर के लिए फर्स्ट यूज़र के टास्क पे काम होगा. It then goes to the next user's task. It is accomplished through टाइम स्लाइसिंग. टाइम क्वांटम, एक छोटा सा टाइम का पीस जो है वो सारे यूज़र्स को अलॉट कर दिया जाएगा कि इतने टाइम के लिए ये मशीन तुम्हारी है, तुमने इस पे जो भी टास्क करना है. ईच टास्क गेट्स अ टाइम स्लाइस इन राउंड रोबन फैशन. राउंड रोबन जैसे मैंने अभी आपको क्लियर किया कि यूज़र 1 काम करेगा, देन यूज़र 2, देन यूज़र 3, 4, 5, 6 एंड अगेन यूज़र 1, 2, 3. इसी तरह वो सर्कल में एक जो है वो काम चलता रहेगा. उस टेक्निक को बोलते हैं राउंड रोबिन फैशन. The task continues until the time slice ends. The task stops when the given time slice is finished and waits for another time slice. जब एक दफ़ा एक प्रोसेस के 2 सेकंड्स कंप्लीट हो गए तो कंट्रोल जो है वो अगले प्रोसेस की तरफ चला जाएगा, अगले यूज़र की तरफ चला जाएगा, और जब अगेन उसकी जो टर्न आती है तब तक जो है वो वेट करेगा. The computer operates very quickly and can distribute time slice to various tasks. The computer rapidly switches back and forth among different tasks. कंप्यूटर जो है वो कंट्रोल को शिफ्ट करेगा एक यूज़र के टास्क से दूसरे यूज़र के टास्क की तरफ.
Time sharing system use CPU scheduling and multi-programming to provide each user with a small portion of time शेयर्ड कंप्यूटर। CPU स्केजलिंग क्या होगी कि प्रोसेसेस को तरतीब दे दी जाएगी, उन पे कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई कर दी जाएगी। जैसे अभी यहाँ पे जो टेक्निक चल रही है वो है राउंड रॉबिन। इसी तरह डिफरेंट मेथड्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो अभी यहाँ पे जो चल रही है वो राउंड रॉबिन है। तो इस तरह जो है वो प्रोसेसेस की स्केजलिंग कर दी जाएगी। The CPU can be allocated to a job only if that job is currently in memory. किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी जॉब की एग्जीक्यूशन के लिए एक शर्त है कि उस जॉब ने कहाँ पे मौजूद होना है, कहाँ पे उसने रिसाइड करना है, मेन मेमोरी के अंदर। अगर वो चीज़ सेकेंडरी मेमोरी में है और वो चाहती है कि मेरी अभी एग्जीक्यूशन हो, CPU मुझे एग्जीक्यूट करे, तो उसके लिए, उस प्रोसेस के लिए मस्ट है कि वो पहले मूव करे, स्वैप इन करे, किसके अंदर, मेन मेमोरी के अंदर। A time sharing system is very complex. It is more complex than a multi-programmed system. It must be able to have several jobs ready in memory simultaneously. यानी बहुत सारी जॉब्स को मेमोरी मैनेजमेंट में भी फिर उसको काम करना पड़ेगा कि हर प्रोसेस को उसके साइज़ के हिसाब से मेमोरी में पार्टीशन पहले उसको असाइन करनी पड़ेंगी और रेडी रखना पड़ेगा प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली, क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूट होना है अपनी अपनी बारी पे। फ़ौरन से वो CPU की तरफ चलेंगे, उसमें वो डिले नहीं आ सकता। इट रिक्वायर्स सम फॉर्म ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के सेंस में कि जो प्रोसेसेस का डेटा है वो उन तक ही महदूद रहे। जॉब्स मस्ट बी स्वैप इन एंड स्वैप्ड आउट इन अ रीज़नेबल टाइम। स्वैप्ड इन होता है सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी की तरफ मूव करना, दैट इज़ स्वैप इन, या मेन मेमोरी से प्रोसेसेस का CPU की तरफ मूव करना, दैट इज़ स्वैप इन। और जब इसी चीज़ को वापस मूव करवाया जाए CPU से मेन मेमोरी की तरफ या मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ, तो उसको बोलते हैं स्वैप आउट। इट मे बी अचीव्ड बाई यूजिंग वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें हमारे पास जब मेन मेमोरी में स्पेस कम होती है तो तब भी हम एक प्रोसेस को जिसका साइज़ बड़ा है उसको मेन मेमोरी में लोड कर सकते हैं। तो उस सूरत में क्या करेंगे कि उस प्रोसेस को कम्प्लीटली हम मेन मेमोरी में लोड नहीं करेंगे, बल्कि उसका बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसने अभी एग्जीक्यूट होना है, सिर्फ हम उस पोर्शन को मेन मेमोरी मूव कर लेते हैं। तो उस चीज़ को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, यानी रियल नहीं, वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। अब प्रोसेसर क्या होता है, किस चीज़ को बोलते हैं, CPU को। तो जब एक से ज़्यादा CPUs काम कर रहे हो, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि CPU एक ही है, उसमें टास्क एक से ज़्यादा हैं, उसमें जॉब्स एक से ज़्यादा हैं। अब इसमें मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है कि एक से ज़्यादा CPUs काम कर रहे होते हैं। Multiprocessing is a type of processing in which two or more processors work together to process more than one program साइमल्टेनियसली। एक से ज़्यादा काम करने के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को इकट्ठा कर दिया जाता है। इट अलाउज द सिस्टम टू डू मोर वर्क इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर जो अगर मेरे पास एक CPU होगा और उसको मैं बहुत सारे प्रोसेसेस देती हूँ तो वो टाइम स्लाइसिंग वहाँ पे यूज़ करेगा, तो उसमें टाइम शेयरिंग में जो है वो एक CPU के लिए उन टास्क को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब बहुत सारे प्रोसेसर होंगे तो वो बहुत सारे प्रोसेसेस को जल्दी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यूनिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। Multiprocessor system is also known as parallel system or tightly coupled system, यानी वो सारे जो प्रोसेसर्स होते हैं वो tightly coupled होते हैं, वो इकट्ठे काम करते हैं। It means that multiple processors are tied together in some manner. Generally, the processors are in close communication with each other. They share common data structure and a common system clock. वो क्या चीज़ शेयर कर रहे होते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर को शेयर कर रहे होते हैं, वो सिस्टम क्लॉक को शेयर कर रहे होते हैं, उनका प्रॉपर आपस में कम्युनिकेशन होता है, वो पैरेलल होते हैं और टाइटली कपल्ड होते हैं। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के एडवांटेजेस कि क्यों हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला इसका है रिड्यूस्ड कॉस्ट इसमें रिड्यूस हो जाती है। मल्टीपल प्रोसेसर शेयर सेम रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे प्रिंटर है, जैसे कोई चिप वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई वो मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो जब एक ही चीज़ को वो शेयर कर लेंगे, रिसोर्सेज को शेयर कर लेंगे, हर किसी को सेपरेट रिसोर्सेज नहीं लेने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट होगी वो रिड्यूस होगी। मल्टीपल प्रोसेसर शेयर सेम रिसोर्सेज, सेपरेट पावर सप्लाई और मदरबोर्ड फॉर ईच चिप इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट।
सेकंड आता है इंक्रीज reliability. The reliability of system is also increased. The failure of one processor doesn't affect other processor, though इट विल स्लो डाउन द मशीन. अगर बहुत सारे प्रोसेसर हैं उनमें से कोई एक फ़ेल हो जाता है तो उससे बाकियों को कोई अफेक्ट नहीं होगा. थोड़ी मशीन की वर्किंग स्लो हो जाएगी लेकिन बाकी जो प्रोसेसर हैं वो अपना काम उसी तरह कंटिन्यू रखेंगे. Several mechanisms are required to achieve increased reliability. If a processor fails, a job running on that processor also fails. The system must be able to reschedule the failed job or to alert the user that the job wasn't successfully completed. तो उस सूरत में या तो उस सिस्टम को दोबारा से जो है वो रीस्केड्यूल किया जाएगा, जब वो ठीक होगा तो वो दोबारा से उस जॉब को एग्जीक्यूट कर देगा, या फिर यूज़र को अलर्ट कर दिया जाएगा कि आपकी जॉब जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो सकी. इसका थर्ड पॉइंट है इंक्रीज्ड थ्रूपुट. एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीट्स द वर्क इन लेस टाइम. जब प्रोसेसेस की तादाद जो है वो एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कंप्लीट द वर्क इन लेस टाइम. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द डबलिंग ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसर डजंट हाफ द टाइम टू कंप्लीट अ जॉब. जब प्रोसेसर्स की तादाद ज़्यादा होगी तो टास्क जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोसेसर की तादाद अगर आप डबल कर देंगे तो जो जॉब की कंप्लीशन का टाइम है वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि हर प्रोसेसर ने अपनी अपनी जॉब एग्जीक्यूट करनी है. तो अगर 2 सेकंड्स में किसी टास्क नहीं कंप्लीट होना है तो उसने 2 ही में कंप्लीट होना है, उससे प्रोसेसर की तादाद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. It is due to the overhead in communication between processor and contention for shared resources. अब ये चीज़ क्यों अफेक्ट कर रही है, हाफ टाइम वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कम्युनिकेशन हो रही है प्रोसेसर के दरमियान में, तो इसमें भी टाइम जो है वो कंज्यूम हो रहा है. एंड कंटेंशन फॉर शेयर रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज भी जो है वो एक दूसरे के दरमियान में शेयर कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. Types of multiprocessor system. There are 2 main types of parallel processing. पैरेलल प्रोसेसिंग कौन सी थी, जो टाइटली कपल्ड थी. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है. सिमेट्रिक, a method of processing in which multiple processors work together on the same task is called सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग. टास्क एक ही होता है और बहुत सारे प्रोसेसर जो हैं वो उस पर काम कर रहे होते हैं. ईच प्रोसेसर रन्स एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम. सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ट्रीट्स ऑल प्रोसेसर्स इक्वली, यानी एक जैसा टास्क जो है वो सब पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है और सब इक्वली ट्रीट हो रहे होते हैं मल्टी प्रोसेसर्स. आईओ कैन बी प्रोसेस्ड ऑन एनी प्रोसेसर. आईओ होती है इनपुट आउटपुट, तो वो किसी भी प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो सकती है. द प्रोसेसर कम्युनिकेट विद ईच अदर एज नीडेड. इट एनेबल्स मैनी प्रोसेसर्स टू बी रन एट वंस विदाउट डिग्रेडिंग परफॉर्मेंस. तो इस वजह से जब बहुत सारे प्रोसेसर होंगे, सेम टास्क को वो एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, आइडेंटिकल कॉपीज़ होंगी उनके पास, तो बहुत सारे प्रोसेसर जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे विदाउट डिग्रेडिंग परफॉर्मेंस. ईच CPU इज़ separate and it is possible for one CPU to be idle while another CPU is overloaded. हर CPU ने अपना अपना काम करना है, डेटा या उनके पास सेम है लेकिन टास्क हर किसी ने अपना करना है. अगर एक का टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वो बेशक आइडल है और दूसरा बेशक ओवरलोडेड है, तो उस चीज़ से पहले वाले CPU का कोई कंसर्न नहीं है. Symmetric multiprocessing is easier to implement in operating system. It is the method mostly used by the operating system that support multiple processor. The most common multiprocessor system today use SMP architecture. Then आता है asymmetric multiprocessing. अब ये सिमेट्रिक से थोड़ी डिफ़र करती है किस सेंस में कि उसमें जो सारे प्रोसेसर थे वो सेम लेवल पे थे और इसमें जो प्रोसेसर का स्टेटस है वो थोड़ा डिफरेंट है. एक प्रोसेसर इसमें मेन प्रोसेसर बन जाएगा जिसको मास्टर आप बोलोगे और जो बाकी प्रोसेसर होंगे वो स्लेव्स बन जाएंगे. A multiprocessing technique in which each processor is dedicated to a particular task is called asymmetric multiprocessing. It has one master processor and remainder processor are called slave. The master distribute tasks among the slaves. IO is usually done by the master only. अब उसमें क्या डिफरेंस था कि उसमें IO जो है वो सारे परफॉर्म कर रहे थे, सारे प्रोसेसर पे इक्वली जो है वो IO डिवाइडेड थी. इसमें IO कौन परफॉर्म कर रहा है, मास्टर प्रोसेसर, और स्लेव क्या कर रहे हैं कि उनके दरमियान में प्रोसेसर ने टास्क, मास्टर प्रोसेसर ने टास्क उनके दरमियान में डिवाइड कर दिया. एन एग्जाम्पल इज़ डिस्क मैनेजमेंट.
where the responsibility of managing disk activities is not handled by main processor. It is performed by a microprocessor that has its own memory. जैसे डिस्क मैनेजमेंट का टास्क है तो वो जो मेन प्रोसेसर होगा उसका कोई कंसर्न नहीं है डिस्क मैनेजमेंट से, उस टास्क को कौन करेगा, उसको माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करेगा डिस्क मैनेजमेंट को. इट ओनली परफॉर्म डिस्क मैनेजमेंट टास्क सच एज हाउ टू मूव द हेड ऑफ द डिस्क टू रीड डेटा फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी. हार्ड डिस्क वाला टॉपिक आपने प्रोबेबली फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में आई थिंक पढ़ा होगा. तो उसमें था कि डिस्क मैनेजमेंट हार्ड डिस्क वाला टॉपिक था. उसमें जो डिस्क का एक वो हेड होता है जो मूव करता है प्रॉपर लोकेशन पे, तो उस चीज़ को उसकी जो मूवमेंट होती है ना उसको कौन कंट्रोल कर होता है, माइक्रो प्रोसेसर. ठीक. नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. A system that distribute the computation among several physical processor is called distributed system. नेम से इसके जो है वो शो हो रहा है कि डिवाइड कर देना, किसी चीज़ को तकसीम कर देना. तो जो ये कंप्यूटेशन होता है उसको डिवाइड कर देता है अमंग फिजिकल प्रोसेसर. that is called distributed system. It also known as loosely coupled. जो अभी हमने पिछला पढ़ा वो क्या था, टाइटली कपल्ड. जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम था वो टाइटली कपल्ड था, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है जो टास्क को डिवाइड कर देता है वो लूजली कपल्ड है. इट मीन्स दैट द प्रोसेसर डोंट शेयर मेमोरी, डेटा स्ट्रक्चर और सिस्टम क्लॉक. प्रोसेसर डेटा स्ट्रक्चर को, मेमोरी को, सिस्टम क्लॉक को शेयर नहीं कर रहे, बट मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में प्रोसेसर डेटा स्ट्रक्चर और सिस्टम क्लॉक को शेयर कर रहे थे. Each processor has its own local memory. A processor can only communicate with other processor through a communication line, usually over a network. तो communication link के थ्रू जब आपस में communicate करेंगे. The processor in distributed system may vary in size, speed and function. उसमें जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम था उसमें सब कुछ इक्वल था. इसमें जो है वो हर किसी की अपनी मेमोरी है, हर किसी की जो अपनी सिस्टम क्लॉक है, हर किसी का अपना डेटा स्ट्रक्चर है. They may include microprocessor, workstation, mini computer and large general purpose computer system. हर कोई अपना जो है वो कंप्यूटर की वर्जन रख सकता है, हर कोई अपना मशीनरी रख सकता है. These processor are given different names such as sites, nodes, computer, machines and host etc. तो हर किसी का अपना स्टेटस होगा. किसी को आप नोड बोल सकते हो, किसी को साइट बोल सकते हो, कुछ भी उनके नेम हो सकते हैं, टर्मिनल वगैरह. एडवांटेजेस क्या हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के? resource sharing. Each computer in the distributed system may have specific resources. Other machines may utilize its resources while being part of the distributed system. Resources इसमें भी अगेन शेयर्ड होंगे. जिस तरह पिछले वाले में आपने इसमें मल्टी प्रोसेसर में देखा था कि वो रिसोर्सेज को शेयर कर रहे थे, तो इसमें भी रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं. और कौन से डिवाइसेस जो उन रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जो कि उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का पार्ट होंगे. Computation speed up. If a computation can be split up into sections, it is possible to give different sections to different machines. Communication is usually fairly expensive since the machines may not be physically close to each other. अब अगर मैं फॉर एग्जांपल टीचर आपको एक क्वेश्चन देता है, मैथ्स का एक क्वेश्चन है, और टीचर कहता है कि इस लाइक उस क्वेश्चन में जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे काम हो रहे हैं, तो टीचर कहता है कि प्लस वाला जो टास्क है वो ये वाला बच्चा करेगा, स्टूडेंट 1 करेगा. माइनस वाला जो टास्क है इससे अगला टास्क जो है वो स्टूडेंट 2 करेगा. मल्टीप्लिकेशन वाला टास्क स्टूडेंट 3 करेगा. डिवीजन वाला टास्क स्टूडेंट 4 करेगा. तो कंप्यूटेशन को यानी उस क्वेश्चन को जब डिवाइड कर दिया जाएगा मल्टीपल यूज़र्स के दरमियान में, तो वो चीज़ जल्दी हो जाएगी ना. अगर एक ही स्टूडेंट को पूरा क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो उसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, और वो जो 4 स्टूडेंट्स कंबाइन उस क्वेश्चन को कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का ये एडवांटेज है. एंड इसमें लास्ट पॉइंट था कि कम्युनिकेशन इज़ यूजली फेयरली एक्सपेंसिव सिंस द मशीन्स में नॉट बी फिजिकली क्लोज टू ईच अदर. अब मशीन्स जो है डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, उनकी आपस में कम्युनिकेशन करने पे कॉस्ट आएगी, तो उस वजह से जो है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है. रिलायबिलिटी.
It provides more reliability for different jobs. It is done by providing the replication of resources across the system. The failure of any one computer will not affect the availability of the system resources, and their sites may be able to continue the processing. अब इसमें जो एक मेन डिफरेंस आ रहा था ना मल्टी प्रोसेसर का और इसका, वो ये है कि उसमें अगर एक प्रोसेसर फेल हो गया तो वो जो उसका टास्क है वो जब खुद ठीक होगा तो वहाँ पे रीस्केड्यूल किया जाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में ये एडवांटेज है कि अगर एक मशीन फेल हो जाती है तो कोई दूसरी साइड से उसका जो टास्क जहाँ पे स्टॉप हुआ था वहाँ से कंटिन्यू कर देगी। लास्ट इसका एडवांटेज आता है स्केलेबिलिटी। फोर्थ एडवांटेज है स्केलेबिलिटी। Scalability is an important advantage of distributed system. It means that distributed system can grow by adding more computers without affecting the existing applications and users. यानी distributed system में आप मज़ीद computers को अगर ऐड करते हो तो उससे जो पहले वाली चीज़ें हैं, पहले वाली जो applications हैं, जो users हैं, वो अफेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक्स।